बुद्ध नमो बुद्धाय भंते जी। मैं जान प्रशिक्षक डॉक्टर बोधी अशोक को आमंत्रित करती हूँ और आज हम जानना चाहेंगे कि मैं बहुत सारी कंट्रीज घूमी हूँ, जैसे ईस्टर्न में जापान, सिंगापुर में रहती हूँ मैं, और साउथ ईस्ट एशिया में बहुत सारी कंट्रीज में देखा है कि भगवान बुद्ध को एज चिकित्सक बोलते हैं कि सबसे बड़े चिकित्सक है भगवान बुद्ध। लेकिन भारत में उनकी ये पहचान कहीं खो सी गई है। तो आज हम जानना चाहेंगे कि भगवान बुद्ध के चिकित्सक रूप के बारे में आपसे कुछ जानना चाहेंगे। हाँ, नमो बुद्धाय। माँ बुद्धि त्रिषा ने प्रश्न पूछा है कि बुद्ध को ऑल ओवर द वर्ल्ड में चिकित्सक बुद्धा करके जाना जाता है। वो मेडिकल साइंस का और बुद्ध का रिलेशंस क्या है? मित्रों, सर्वप्रथम मैं बुद्ध धम्म संघ को नमन करता हूँ। जो भी मुझे सुन रहे उन सबको भी अभिवादन करता हूँ और बताना चाहता हूँ कि बुद्धा is considered as a god of medicine all over the world. लेकिन ऐसा मेडिकल में कहीं बुद्ध के बारे में ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं। तो मेडिकल साइंस और बुद्ध का रिलेशंस क्या है? बुद्ध ने कई बार कहा है कि मैं जो कुछ भी कहता हूँ उसको आप एक उपचार पद्धति के समान ग्रहण करो, मुझे चिकित्सक समझो और मेरी ध्यान विधियों को या मेरे मेडिटेशंस को आप उपचार पद्धति करके ग्रहण करके आप दुख मुक्त हो जाओ। तो मेडिकल साइंस उसका जो रिलेशंस है ह्यूमन बॉडी माइंड से, तो मेडिकल ने जितना भी स्टडी किया हुआ है कि बॉडी कैसे है, सेंस ऑर्गन्स कैसे है, माइंड कैसा है, कॉन्शियसनेस कैसा है और बॉडी माइंड के रिलेशंस कैसे, इसके ऊपर गहन रिसर्च मेडिकल साइंस ने किया। और मेडिकल साइंस का पर्पस जो है वही बुद्ध का पर्पस भी है। तो मेडिकल साइंस का पर्पस क्या है? उस मेडिकल साइंस का पर्पस है कि हर दुखमुक्त व्यक्ति, हर दुखी व्यक्ति दुखमुक्त हो, अस्वस्थ व्यक्ति स्वस्थ हो। और यही बुद्ध के जीवन का प्रयोजन भी है कि हर दुखी व्यक्ति दुखमुक्त और अस्वस्थ व्यक्ति स्वस्थ हो। और उसी के हिसाब से मेडिकल साइंस और बुद्ध की देशना है। मेडिकल साइंस क्या कहता है कि एंटायर बॉडी और सेंस ऑर्गन इज कंट्रोल्ड बाय द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जितने भी फंक्शंस है बॉडी के एंड माइंड के, ये सारे कंट्रोल होते नर्वस सिस्टम से। तो मेडिकल साइंस क्या कहता है कि हाईएस्ट फंक्शन ऑफ द नर्वस सिस्टम इज कॉन्शियसनेस एंड कॉन्शियसनेस इज डिफाइंड एज अ स्टेट ऑफ अवेयरनेस ऑफ द सेल्फ एंड सराउंडिंग। बस इतना ही मेडिकल साइंस में लिखा हुआ है कि ये जो कॉन्शियसनेस है ये एक सॉर्ट ऑफ अवेयरनेस है, और अवेयरनेस भी इस तरह का कि सेल्फ एंड सराउंडिंग एक साथ। और ये ऐसी डेफिनेशन, ऐसी व्याख्या बुद्ध ने 2600 साल पहले ही लोगों के सामने रखी। तो इस अवेयरनेस को, इस कॉन्शियसनेस को बुद्ध ने बोधि कहा है, और इस अवेयरनेस कॉन्शियसनेस को बुद्ध ने बोला है सम्मा सती, सम्यक स्मृति। ये कॉन्शियसनेस जो है इसकी डेफिनेशन अगर ये देखे तो स्व और पर का, मैं और तू का, बाहर भीतर का एक साथ युगपत दर्शन और अनुभव, इसको मेडिकल साइंस ने अवेयरनेस और कॉन्शियसनेस बोला है। लेकिन ये डेवलप कैसे कर होता है ये मेडिकल साइंस में कहीं लिखा हुआ है, और जो कुछ भी लिखा है तो बहुत ही स्थूल रूप से लिखा हुआ है, जिसको पढ़ के किसी डॉक्टर्स को, किसी न्यूरोलॉजिस्ट को समझ में नहीं आता। ये डेफिनेशन जो है कॉन्शियसनेस की, अवेयरनेस की
कई डीएम न्यूरोलॉजिस्ट है, न्यूरो सर्जन है, उनको पाठ है, लेकिन इसके बारे में उनका कोई अनुभव नहीं है और इस तरह की वो प्रैक्टिस भी नहीं करते। तो अभी जो कॉन्शियसनेस है, वो कॉन्शियसनेस डेवलप कैसे होता, मेडिकल साइंस बोलता कॉन्शियसनेस डेवलप कैसे होता। तो कॉन्शियसनेस डेवलप होता एक रेटिकुलर फॉर्मेशन नाम की सिस्टम है ब्रेन में, सेंट्रल पार्ट ऑफ द ब्रेन स्टेम। ये सेंट्रल पार्ट ऑफ द ब्रेन स्टेम है, उसमें एक रेटिकुलर फॉर्मेशन सिस्टम है। और रेटिकुलर फॉर्मेशन सिस्टम क्या है कि इस ऐसा मेडिकल साइंस बोलता है कि एग्जैक्ट नंबर पता नहीं मेडिकल साइंस को, लेकिन ऐसा मेडिकल साइंस कहता है कि हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में नियर अबाउट 50-60 ऐसे सेंटर्स है, दे क्लस्टर टुगेदर फॉर्म द रेटिकुलेशन, एक नेटवर्क तैयार करते, और वो नेटवर्क हमारे भीतर कॉन्शियसनेस को डेवलप करता। और वो कॉन्शियसनेस भी कैसे डेवलप होता, वो कॉन्शियसनेस सूरज के साथ डेवलप होता, और सूरज जैसे डूब जाता वो कॉन्शियसनेस खो जाता है। जैसे रात में सूरज नहीं होता तो कॉन्शियसनेस भी नहीं होता, तो आदमी सो जाता, अनकॉन्शियस हो जाता। तो ये जो कॉन्शियसनेस रेटिकुलर एक्टिवेशन सिस्टम है या रेटिकुलर फॉर्मेशन के द्वारा जो कॉन्शियसनेस डेवलप होता, ये कॉन्शियसनेस है कैसा, और ये हमको समझना है। और बुद्ध किस तरह का कॉन्शियसनेस डेवलप करना चाहता, तो बुद्ध जिस तरह का कॉन्शियसनेस डेवलप करना चाहता, उसका अभी तक मेडिकल साइंस को पता नहीं, और अभी उसके ऊपर काफी रिसर्च चल रहा है कि बुद्ध किस तरह से माइंड के ऊपर सुपरा माइंड डेवलप करना चाहते हैं, सुपरा माइंड के द्वारा वो कॉन्शियसनेस कैसे डेवलप करना, इसके ऊपर गहन रिसर्च चल रहा है। तो ये जो कॉन्शियसनेस है एट प्रेजेंट, ह्यूमन कॉन्शियसनेस, वो कॉन्शियसनेस इस तरह का है कि उसमें हम आंख खोलने के बाद या सेंस ऑर्गन के द्वारा सिर्फ बाहर की चीजें जान सकते, हम दूसरे को जान सकते, वस्तु व्यक्ति घटनाओं को जान सकते और उनको देख सकते, उनको अनुभव कर सकते, लेकिन इस कॉन्शियसनेस में स्व का अनुभव नहीं है, स्व का दर्शन नहीं है, स्व का अनुभव नहीं है, और स्व उपस्थिति ज्ञान नहीं है। और जिस कॉन्शियसनेस में स्व नहीं है, स्व की उपस्थिति ज्ञान नहीं, स्व दर्शन नहीं है, स्व के प्रति प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं, उस कॉन्शियसनेस को हम बोलते हैं, या बुद्ध ने कहा है अज्ञान। अज्ञान मतलब अधूरा कॉन्शियसनेस, अधूरा दर्शन, अधूरा ज्ञान। और इसमें होता क्या है इस कॉन्शियसनेस में, और इसको हम ये कह सकते हैं कि ये पार्शियल कॉन्शियसनेस है या इनकम्प्लीट कॉन्शियसनेस। इस तरह का कॉन्शियसनेस जानवर में वो बाहर देखते वस्तु व्यक्ति घटनाओं को और उसके हिसाब से जीते, लेकिन जो व्यक्ति ध्यान नहीं करता, जिस व्यक्ति में ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, जिसने किसी तरह की योग के विज्ञान को समझा नहीं, तो उस आदमी में भी वैसा ही कॉन्शियसनेस होता जैसा जानवर में होता है, जैसा साधारण मनुष्य में होता है। इसलिए मेडिकल साइंस ने ह्यूमन के बारे में ऐसा लिखा हुआ है कि ह्यूमन इज रिगार्डेड एज द इंटेलेक्चुअल एनिमल। मतलब हम जो कुछ भी है ह्यूमन, वी आर इंटेलेक्चुअल एनिमल्स। और एनिमल्स कौन है, लेस इंटेलेक्चुअल एनिमल्स है, और हम हायर इंटेलेक्चुअल एनिमल्स है। तो फर्क कुछ भी नहीं है लोअर इंटेलेक्चुअल एनिमल पे और हायर इंटेलेक्चुअल में, उस तरह से देखा जाए तो फर्क नहीं, फर्क इतना ही है कि वी आर एन इंटेलेक्चुअल एनिमल विथ माइंड। इंटेलेक्चुअलिटी मतलब क्या, एक माइंड है, हमने एक माइंड डेवलप किया है। हमारे समाज में जितने भी हिस्से है समाज के, पेरेंट्स है, प्रोफेसर है, पॉलिटिशियंस है, लिटरेट लोग है, या हमारे धर्म गुरु रहे थे, उनके द्वारा हमारे पास जो माइंड डेवलप किया जाता, तो उस माइंड के हिसाब से हम काम करते। तो हमारा एट प्रेजेंट जो माइंड है, वो माइंड कैसा है, इज ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ डिविजन्स एंड डिजायर्स। हमारा जो माइंड है ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ थिंकिंग है। और विचार कैसा है, हमारे मनुष्य के माइंड में विचार ऐसा है कि उससे विकास भी हो सकता, विनाश भी हो सकता। ये जो मन की कैरेक्टरिस्टिक्स है डिवाइड करने की, और डिवाइड करके डिजायर डेवलप करने की, इस डिजायर से डेवलपमेंट भी होता, डिसइंटीग्रेशन भी होता और डिस्ट्रक्शन भी होता। तो ये जो है, इसका मेडिकल साइंस में किसी भी तरह के सॉल्यूशंस नहीं है।
और इसलिए हम देखें कि जैसे जैसे आदमी में बुद्धि बढ़ती, इंटेलेक्चुअलिटी बढ़ती, तो जैसे जैसे इंटेलेक्चुअलिटी बढ़ती वैसे वैसे उसका ईगो बढ़ता, और ईगो के साथ उस आदमी में एक दुखों की श्रृंखला निर्माण हो जाती है। तो ये हम हर मनुष्य जो दुखी है, अस्वस्थ है, या उसको साइकोसोमैटिक प्रॉब्लम्स है, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ वी डोंट नो व्हाट आवर माइंड इज, हाउ माइंड इज वर्किंग, हमको पता ही नहीं है। और इसके बारे में कोई सॉल्यूशन नहीं। मेडिकल साइंस में सिर्फ दो चीजें हैं, अस्वस्थ आदमी को स्वस्थ करना, दुखी व्यक्ति को दुखमुक्त करने के लिए दो सॉल्यूशन है, एक मेडिसिन है और दूसरा सर्जरी है। और बाकी जो कुछ भी चीजें है, साइकोथेरेपी, साइको एनालिसिस, काउंसलिंग, ये बहुत छोटा और उसका कोई बहुत ज्यादा असर नहीं है। और ऐसा डॉक्यूमेंटेड फैक्ट है कि कभी भी किसी साइकेट्रिस्ट ने एनालिसिस करके या साइकोथेरेपी से, काउंसलिंग से मनुष्य को बहुत अच्छा किया होगा, ऐसा कुछ भी नहीं। बहुत ज्यादा साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स होते तो सिडेटिव्स देते, ट्रैंक्विलाइजर देते, हाँ, और उससे ज्यादा कोई ये करते नहीं। तो ये जो कॉन्शियसनेस है हमारा, पार्शियल कॉन्शियसनेस, इनकम्प्लीट कॉन्शियसनेस, जिसके द्वारा हम सिर्फ बाहर की चीजें देखते, अनुभव करते, हाँ, और वैसा ही जीते, और उससे दुख की श्रृंखला होती है। तो बुद्ध क्या करते, वो जो डेफिनेशन है मेडिकल साइंस में लिखा हुआ है, द कॉन्शियसनेस इज द स्टेट ऑफ अवेयरनेस ऑफ द सेल्फ एंड सराउंडिंग, वो कॉन्शियसनेस डेवलप करती है। और वो कॉन्शियसनेस, वो अवेयरनेस मेडिकल फैकल्टी में, मेडिकल साइंस में कोई व्यक्ति है ही नहीं जो डेवलप कर सके। और वो जो सुप्रा कॉन्शियसनेस डेवलप हुआ या अवेयरनेस डेवलप होता, उस अवेयरनेस से बुद्ध एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते, और आउट ऑफ अंडरस्टैंडिंग जीवन को कैसे समझना, जो जीवन बाहर है भीतर उसको कैसे समझना, और समझकर उस ट्रांसेंड कैसे करना, और ट्रांसेंडेंस, और ट्रांसेंडेंस के बाद ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब मन का, शरीर का अतिक्रमण कैसे करना, और अतिक्रमण के बाद उसका रूपांतर कैसे करना, ये बुद्ध कॉन्शियसनेस के द्वारा सिखाते। और ये मेडिकल में नहीं, इतना यही फर्क है। तो हमको ये समझना है कि जो कॉन्शियसनेस है उसके कई टाइप्स है। एक है कि पार्शियल कॉन्शियसनेस, जो वस्तु व्यक्ति घटनाओं को देखते हैं, सो को देखना नहीं, अनुभव करना नहीं। तो बुद्ध क्या करते कि मेडिटेशन के द्वारा, बुद्ध के ध्यान की विधियों के द्वारा किस तरह से सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ कॉन्शियसनेस डेवलप करना, और वो सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ कॉन्शियसनेस इस तरह का डेवलप करते, उसमें स्व भी होता, पर भी होता, मैं भी होता, तू भी होता, बाहर का भी नॉलेज होता, भीतर का भी नॉलेज होता। और इस तरह के नॉलेज को बुद्ध ने कहा है प्रज्ञा। तो ध्यान के द्वारा ही प्रज्ञा निर्माण होती, प्रत्यक्ष ज्ञान होता, बाहर भीतर का जीवन का ज्ञान होता। और उस प्रत्यक्ष ज्ञान से मनुष्य के भीतर एक अलग तरह की अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। उस अंडरस्टैंडिंग से एक समझ तैयार होती है, समझ से वो संतुलन साधता, समता में जाता, और फिर वो समझ और संतुलन के द्वारा वो स्वस्थ होता। तो बुद्ध की एक जो मेथड है, इसमें कोई मेडिसिन नहीं है। इसलिए बुद्ध जो कुछ भी ध्यान सिखाते वो हाईएस्ट मेडिसिन है। तो बुद्ध का मेडिटेशन ही हाईएस्ट मेडिसिन है। और जो कुछ भी मेडिसिन मेडिकल साइंस से डेवलप की, वो अगर हम उसको समझते नहीं और बिना समझे अगर उसको ग्रहण करते, तो उसके साइंस के पास कॉन्शियसनेस कैसे डेवलप करना, अवेयरनेस कैसे डेवलप करना, ये नहीं है ही नहीं। और कॉन्शियसनेस से, अवेयरनेस से कैसे आदमी को स्वस्थ करना और दुख से मुक्त कैसे करना, ये बुद्ध का साइंस है। इसलिए बुद्ध को मैं कहता हूं कि हाईएस्ट फिजिशियन ऑन अर्थ, एंड मेडिसिन इज द हाईएस्ट, एंड मेडिटेशन इज द हाईएस्ट मेडिसिन ऑफ द बुद्धा। लेकिन हमको उस तरह से समझना पड़ेगा ना। अभी ऑल ओवर द वर्ल्ड में सारे इंटेलिजेंट लोग उस तरह से बुद्ध को समझ रहे और समझकर उस रास्ते पे चल रहे।
हाँ, तो बुद्धों को हमको एक फिजिशियन करके, एक चिकित्सक करके समझना चाहिए, और उनकी जो भी विधियां है वो हमको एक मेडिसिन करके ग्रहण करना चाहिए। तो हम स्वस्थ भी हो सकते हैं, समर्थ भी हो सकते हैं, समृद्ध भी हो सकते हैं, और प्रबुद्ध हो सकते हैं। मेडिकल साइंस में ये लिखा हुआ है कि नॉर्मल ह्यूमन लाइफ स्पैन इज अबाउट 110 to 120। मतलब कोई भी आदमी 110 से 120 साल पहले मरना नहीं चाहिए, ऐसा मेडिकल साइंस बोलता है। लेकिन एवरेज एज देखो ह्यूमन, इंडिया में नियर अबाउट 55 to 65 एवरेज एज है, और इसलिए रिटायरमेंट 58 में रिटायरमेंट हो जाता है। और ऑल ओवर द वर्ल्ड में भी देखो एवरेज लोग 50 60 70 साल से ज्यादा जीते नहीं। बहुत सिलेक्टिव कंट्रीज है वर्ल्ड में, जैसे जापान हो गया, या कुछ सेक्ट हो गए गिलगित बाल्टिस्तान के, या कुछ रशिया के कुछ एरियाज हो गए जहाँ लोग कॉन्शियसली जीते, अवेयरनेस के साथ जीते, कुछ मेडिटेशंस करते, उनका ही लाइफ स्पैन 100 और 110 120 साल तक का। तो अगर हम बुद्ध को नहीं समझते, बुद्ध की विधियों को नहीं समझते, तो हम अपने बॉडी को, माइंड को कंट्रोल नहीं कर सकते, और बॉडी और माइंड को कंट्रोल नहीं कर सकते, तो शरीर मन का असंतुलन होता है, विचारों भावनाओं का असंतुलन होता है, और उसके असंतुलन के कारण ही हम अस्वस्थ होते हैं। तो हमारे जो माइंड में क्या है, इंस्टिंक्ट है, टेंडेंसीज है, डिजायर्स है, और वो पशुओं से आए हुए संस्कार है। और इन संस्कारों के अलावा हर मनुष्य, हर समाज और समाज के हिस्से ये मनुष्य को संस्कारित करते। तो संस्कारित करते तो किस तरह संस्कारित करते? अपने धर्म के हिसाब से, अपने सेट के हिसाब से, अपने वे ऑफ लिविंग के हिसाब से उसको संस्कारित करते, कंडीशनिंग करते, एजुकेट करते। और उस कंडीशनिंग के कारण, एजुकेशन कारण, संस्कारों के कारण एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से अपने को अलग समझता है। और ये भी हम बोल सकते हैं कि जितने भी रिलीजन्स है ऑल ओवर द वर्ल्ड में, जितने भी सेक्ट्स है, ये मनुष्य के मन में डिविजन्स तैयार करते हैं कि हमारे धर्म अच्छा है, हमारी किताब अच्छी है, हमारे जो शास्त्र है वो सबसे अच्छा है, बाकी है ही नहीं। इस तरह से डिवीजन करने से भी मनुष्य में गलत तरह की भावनाएं तैयार होती, और उससे भी मनुष्य ग्राहित होता। तो हमको ये सब, तो ये माइंड और बॉडी को कैसे समझना, कैसे जानना, और जानकर उसके पार कैसे जाना, ये बुद्ध का प्रयोजन है। तो इस तरह से अगर बुद्ध को समझते तो हम शरीर मन का संतुलन साध सकते, और वो कॉन्शियसनेस डेवलप करने की जो प्रक्रिया बुद्ध की, उसको मेडिटेशन बोला। तो इसलिए बुद्ध ने बोला है कि नथी जानंग अपयस, ध्यान नहीं करोगे तो ज्ञान नहीं होगा, प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं होगा जीवन का, बाहर का जीवन, भीतर का जीवन का ज्ञान नहीं होगा, और ज्ञान नहीं होगा तो फिर अज्ञान होगा, और जहाँ अज्ञान होगा तो वहां मनुष्य के समान जिएगा ही नहीं, वो जानवर के समान जीता, वो प्रतिक्रिया करता, पुनरुक्ति में चले जाता, वो मनुष्य अहंकार में चले जाता, और वो व्यक्ति अभाव के बोध के कारण हजार तरह की आकांक्षाओं में, कामनाओं में जीता, वृत्ति प्रवृत्ति के अधीन जीता, और दुख में होगा। सारे एनिमल्स जितने भी है पृथ्वी के ऊपर, उनके पास नैसर्गिक माइंड है, तो नैसर्गिक तरह से जीते, नैसर्गिक तरह से मरते। लेकिन मनुष्य के पास वो पशु से आया हुआ मन तो है ही, लेकिन उसको हमने संस्कारित किया हुआ पढ़ाई से, और हर तरह के एजुकेशन से, संस्कारों से, तो इस तरह से कंडीशन किया कि मनुष्य नॉर्मल मनुष्य नहीं रहता। तो उस मनुष्य को एक सुपर एनिमलिस्टिक कॉन्शियसनेस उसका डेवलप करते, और उसके हिसाब से मनुष्य जीता। तो हमारे भीतर की जो एनिमलिस्टिक इंस्टिंक्ट्स है, टेंडेंसीज है, उनको कैसे खत्म करना, या सब्लिमेट करना, और वो उस वृत्तियों के पार जाके कैसे निवृत्ति को धारण करना, निवृत्ति को समझना, मनुष्य को कैसे वो पक्ष विपक्ष को निष्पक्ष करना, निर्मल करना, और निर्मल करके उसको निवृत्ति की तरफ कैसे लेके जाना, ये बुद्ध का प्रयोजन है। तो बुद्ध ही एक ऐसा व्यक्ति है जिसने मनुष्य के मन को समझा है, और वो समझ कर उसके पार कैसे जाना, इसका विधि बताया। तो इस तरह से हमको बुद्ध को समझना पड़ेगा,
जानना पड़ेगा। और अगर समझे तो हम स्वस्थ, समर्थन, समृद्ध, प्रबुद्ध होंगे। तो इतना ही मैं कॉन्शियसनेस के बारे में बोलूंगा और अवेयरनेस के बारे में कहूंगा। और इस तरह का कॉन्शियसनेस अवेयरनेस डेवलप करना है तो बुद्ध की जो मेथड्स है ध्यान की, ज्ञान की, वो हमको समझना पड़ेगा। उदय भंते जी, आपने बहुत ही अच्छे से समझाया और आपने जो बताया, कुछ उदाहरण जो दिए कि लोग बहुत सालों तक मानसिक बीमारियों में रहते हैं और सिडेटिव मेडिसिन लेते हैं और उसके बाद भी सालों तक, मीन्स कई ऐसे लोग मैं पर्सनली जानती हूँ जो 10-10 सालों से मेडिकेशन पे हैं और काउंसलिंग जा रहे हैं, लेकिन उसका कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, दवाई खा के सो जाते हैं, दूसरा दिन सिर्फ पुश करते हैं, लेकिन जिंदगी जीते नहीं है, बस गुजार देते हैं। और जो सोसाइटीज की हमने बात की, जो लोग ज्यादा सालों तक जीते हैं, उनका वो बहुत मटेरियलिस्टिक सोसाइटीज नहीं है, उनका एक सोशल पर्पस रहता है। जैसे कि मैं खुद जापान में रह चुकी हूँ, अभी सिंगापुर में रहती हूँ, तो यहाँ लोग 80 के पार तो आराम से चले जाते हैं, लेकिन इनका एक जो सोशल सर्कल है बहुत अच्छे से रहता है और बहुत अल्प मीन्स समाधान बहुत इजीली आ जाता है। बहुत मटेरियलिस्टिक जो नहीं रहते हैं, शायद जब हम मटेरियलिज्म छोड़ते जाते हैं और स्पिरिचुअलिटी की तरफ या अपनी आत्म शांति का रास्ता जब चुनते हैं, तब हम अपने आप ही हेल्दी भी हो जाते हैं फिजिकली, मेंटली, और फिर हम ज्यादा जीते भी हैं शायद। ये बहुत ही अच्छी बात बताई है आपने, तो उसके लिए धन्यवाद। आप हमारे ऊपर आपकी अभिलाषा बनाए रखे और हम आपको अगले सेशन में फिर से बहुत शुभमंगलम, बहुत शुभमंगलम, बहुत शुभम, बहुत